नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो चुनाव चल रहे हैं बिहार में। 14 तारीख को उसके परिणाम आ जाएँगे। लेकिन बिहार के अगर इतिहास की बात की जाए, बिहार के मगध साम्राज्य की बात की जाए, तो उसमें हम इस बात को समझ सकते हैं कि जनतंत्र से फिर जंगल राज और फिर जंगल राज से जनतंत्र की यात्रा। और इस यात्रा को समझाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे भाई साहब और जाने-माने पत्रकार, चिंतक, लेखक और पेंटर श्री अशोक आत्रे साहब। भाई साहब प्रणाम, स्वागत है आपका बात 25 में। यार, इस बदलाव के मौसम में संक्रमण काल में मिलना बहुत सुखद है, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, घूम रही हैं। धरती तो जी, घूमती रहती है, तो धरती के साथ हम लोग भी घूम रहे हैं। जी, तो एक जी, जी। लोकतांत्रिक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र को मैच्योर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इसके क्या परिणाम निकलते हैं। मोस्ट वेलकम, सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है भाई साहब बात 25 में। तो ये समझाएं कि जो मगध बिहार का जो मगध साम्राज्य था, उसके अंदर जनतंत्र की आरंभ और उसकी अवधारणाएं और उसका एक लंबा इतिहास। और फिर बिहार में 1970 अस्सी नब्बे के दशक में एक शुरुआत हुई, जिसको कि हम लंबे समय तक चला, 2005 तक तो वो चला। अभी भी उसके अंश बाकी हैं, जंगल राज। यानी कि जनतंत्र से एक विशाल और वैभवशाली बिहार का जो मगध साम्राज्य था और वहां से जंगल राज तक की यात्रा और आगे क्या संभावनाएं दिखती है भाई साहब, तो इसको समझाएं। आपका स्वागत है बात 25। जी नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि आज जिस स्वतंत्रता की आजादी की बात हम करते हैं और हम आजाद भारत के रूप में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की बात स्थापना कर चुके हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उसके प्रतीक रूप में जो हमने झंडा बनाया 3 रंगों का, उसके साथ साथ में अशोक चिन्ह भी उसके साथ रखा है। धर्म चक्र उसके साथ स्थापित हुआ है, जो कि धर्म का प्रतीक है। और बिहार की जो परंपरा है, उस परंपरा प्रतिबद्धता, उसकी प्रतिबद्धता से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उस संदर्भ से यदि देखें कि उस जमाने का जो हमारा जनतांत्रिक जो सिस्टम था, लोकतंत्र का, सीधा तो हम लोकतंत्र की बात नहीं करते, किंतु नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्वरूप था, उसमें सभी विश्व भर के लोग लोग पढ़ने के लिए आते थे। और उस विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना थी, उसके जो अध्यक्ष थे, उसका जो परिसर था, उसके जो स्टूडेंट्स थे, उसके जो टीचर्स थे, उनको जिस तरह की शिक्षा दी जाती थी, जो परिसर जिस तरह का निर्माण होता था, उसमें सभी धर्मों की, सभी जातियों की, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की चर्चा होती थी। और देश का सबसे सर्वोच्च मॉडल नालंदा यूनिवर्सिटी रहा है। और उस मॉडल पर हमारे देश में तरक्की हुई है, जीवन मूल्यों को हमने आगे विकसित किया है। और उसका नवीनतम और प्राचीनतम जो प्रतीक है, वो है अशोक चक्र, धर्म चक्र, जिसमें एक सिंह है और शेर के साथ धर्म चक्र भी है। और उसके बाद 3 झंडे हमने बनाए, या बाद में कितने झंडे बने अलग अलग बात है। किंतु उस पद्धति से, उस प्रक्रिया से, उस प्रणाली से यदि हम सोचते हैं, तो बहुत सालों तक वो साम्राज्य, मगध साम्राज्य हमारा चलता रहा। सुख शांति की व्यवस्थाएं होती रही। वैदिक संस्कृति से लेके या पूर्व वैदिक संस्कृति के से लेकर के बौद्धकालीन संस्कृति तक कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। बौद्ध काल में कुछ दिक्कतें आई, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, कुछ परेशानियां हुई। अशोक ने कलिंग का युद्ध भी जीता और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म को उसने स्वीकार कर लिया। तो एक बड़ी क्रांति, संक्रांति, जन क्रांति और अल्टीमेटली शांति की तरफ जाने के निर्णय हुए। और उन निर्णयों से हमने आज के प्रजातंत्र की जो साकार कर रहे हैं, उनसे प्रतिबद्ध होकर के हम उसी प्रजातांत्रिक प्रणाली, उस सिद्धांत, उस परिवेश और उस परंपरा को मानते हुए, उस विरासत को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो सारी चीजें एकदम से नष्ट कैसे हो गई, या संक्रमण से नष्ट हुई, या धीरे धीरे नष्ट हुई। तो बख्तियार खिलजी जब आए और उन्होंने जब पूरे मगध मगध साम्राज्य को रौंद डाला, और पूरी तरह से एक नरसंहार की शुरुआत वहां से हुई। नरसंहार तो उसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि बिहार में भी नरसंहार की एक संस्कृति चालू हो गई थी। और जंगल राज जब आया था, हम उस पर चर्चा आगे करेंगे। नरसंहार का युग चल रहा था बिहार में भी। दूसरी बख्तियार खिलजी का तो युद्ध एक अलग तरह का था।
क्योंकि वो आक्रामक था, वो एक विदेशी था, एक लुटेरा था, और उसने खिलजी वंश की स्थापना की। उसके बाद मुगल साम्राज्य बाद में विकसित हुआ। किंतु जिस भारत की हम बात कर रहे हैं, आजादी के बाद की भारत की बात कर रहे हैं, वहां भी हमें कई तरह तरह के नरसंहार देखने को मिले। और आजादी से पूर्व तो जो कुछ होता था उसके बारे में हम कुछ कहने की अभी फिलहाल स्थिति नहीं है। किंतु आजादी के बाद जो नरसंहार हुए, विशेष रूप से बिहार में नरसंहारों का एक बहुत लंबा खेला चला। इसमें नाम बताने की जरूरत नहीं है, किंतु एनडीए सरकार के समय वो एक जो गवर्नमेंट चल रही थी, जो जिसकी प्रतिबद्धता दिल्ली में सोनिया गांधी जी की सरकार से जुड़ी हुई थी, और बाकी एक तरह से मिली जुली सरकार चल रही थी। उस समय जो बिहार का राज्य था, जो जिसके मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव थे, और जिन्होंने एक नए समाजवादी अवधारणा से लोहिया के प्रतिबद्ध मूल्यों से जुड़ करके आगे बात की थी। और ये निश्चित रूप से उन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन तो ये किया कि जो एक तरह से अभिजात्य वर्ग और जो उपनिवेशवादी जो ढांचा था उसको तोड़ने की उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। और उन्होंने सीधी सपाट सत्ता जो है जनता के हाथ में सौंप दी, यानी जनता को उन्होंने सारे अधिकार दे दिए। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, जो मुझे इतिहास की कुछ पुस्तकों को पढ़ने से और पत्रकारिता से मिला है कि उस जमाने में जो मैं जाति विशेष के जो ड्राइवर होते थे और उनके अफसर होते थे, उनमें भी आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता था, और ड्राइवर जो है वो अपने मालिक से भिड़ जाता था। तो ये बातें बाद में अल्टीमेटली जब वो सरकार के पास जाती थी, या प्रेसिडेंट उस समय के सरकार के पास जाती थी, तो अल्टीमेटली उस ड्राइवर को फेवर मिलता था और मालिक की स्थितियां खराब हो जाती, यानी मालिक के खिलाफ कार्रवाई होती। इसको जंगल राज कहते हैं। यानी जिसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, दुराग्रह किया, आपके साथ में आपको अपमानित किया या आपकी सत्ता को चुनौती दी, उन लोगों को फेवर करने का समय आ गया था। यानी एक ऐसा राज आ गया था जिसमें तथाकथित निम्न वर्ग या नीचे के लोग या दूसरी जाति के लोग थे, जो कि सवर्ण नहीं थे, या ट्रांजिशन में जो लोग जातियां थी, उन लोगों का राज आ गया। वो लगभग अराजकता का समय आ गया था। और उस समय की कहानियां, किस्से और पत्रकारों के यदि आप संस्मरण सुने, तो उस जमाने में जो बाहर से विदेशों से डॉक्टर्स लोग आए थे यहाँ बिहार में काम करने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए। तो उस समय बिहार में किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस नहीं थी, लगभग बिहार बिल्कुल बीमारू स्टेट था। तो बिहार में गरीबी मिटाने के लिए जो आदर्शवादी मूल्यों को, मान्यताओं को और विचारों को लेकर के बिहार आए, पटना में आए, उन लोगों के साथ में भी जो दुर्गति हुई और उन लोगों ने जो बाद में इंटरव्यूज दिए, उनको लेकर के लगता है कि बिहार में टोटल, यानी 85-81 के बाद, 85 के बाद टोटल जो है वो अराजकता का दौर चल रहा था। और उसे लोगों ने बाद में जंगल राज मान लिया, और वो बहुत सालों तक वो दौर चलता रहा। उसके किस्से कहानियों का कोई अंत नहीं है। अतिरंजना जिस स्तर की हुई, जिस तरह से पॉलिटिकल अप्रोर हुआ, जिस प्रकार की तथाकथित क्रांति हुई, उसकी अब कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। और सीधे सपाट तौर पर लूट खसोट का जमाना था। उस समय नीतीश कुमार कहते थे कि 6 बजे 8 बजे के बाद में लोग निकल नहीं पाते थे, किंतु दूसरे लोग जो बड़े बड़े चिकित्सक अधिकारी रहे, वो कहते हैं कि वहाँ मेडिकल का जो डॉक्टर्स थे, उनको तो रहने वो आते थे काम करने के लिए, किंतु उनको रहने का कहीं किसी प्रकार का मौका नहीं मिला, और उनको छोड़ छोड़ के वापस विदेश जाना पड़ा। तो लगभग स्थिति एक तरह से लूट खसोट की थी, अराजकता की थी, और उस स्थिति को बहुत सालों तक चला, वो चलता रहा। उसके कुछ ट्रेसेस बाद में भी आए, किंतु बाद में वर्तमान जो सरकार 10-20 साल से जो चल रही है, 20 के बाद में जो सरकार चल रही है, या 11 के बाद जो सरकार चल रही है, उसने जनतांत्रिक मॉडल को दोबारा रिवाइज किया। और बिहार की जो जो गति थी, और जो स्ट्रक्चर एक तरह से लूट खसोट का बन गया था, अराजकता का बन गया था, उसको पुनः लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ ले जाने की कोशिश की गई है। इसलिए कह सकते हैं कि जनतंत्र से हम जंगल राज की तरफ आए, और जंगल राज से पुनः जनतंत्र की तरफ दौड़ने की या लौटने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। इसके लिए हम वेलकम करते हैं। किंतु देखना यह है कि इस विशेष चुनाव में, जिसमें सभी पार्टियां इंडी भी है, और प्रेसिडेंट एनडीए नीतीश के साथ में भी चुनाव लड़ रही है, उसके परिणाम क्या निकलते हैं। जनता आशान्वित है कि नए जनतांत्रिक मूल्यों को सकारात्मक तरीके से हम पेश करेंगे, और देश की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, बिहार की जनता के लिए हम सर्वांगीण विकास की कल्पना को साकार करें। जी नमस्कार। जी भाई साहब, आपने इसकी भूमिका बहुत अच्छी तरह समझाई है।
लेकिन एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि स्वतंत्रता के समय बिहार की परिस्थिति चाहे औद्योगिकरण हो, पढ़ने लिखने में एक अलग विशेष तरह की थी। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि ये जो जाति संघर्ष, जंगल राज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाति का संघर्ष भी है। विभिन्न जातियों के संघर्षों में को इतनी हवा दी गई और इसमें एक मुख्य रोल एमसीसी जो माओइस्ट का वो जो है ना, उनका भी, जी, वामपंथियों का भी इसमें एक मुख्य भूमिका रही। और आज भी बिल्कुल। उनकी भूमिका कम नहीं है। कहते हैं कि 25 से 30 वामपंथी जो हैं, जो सीपीआई एमएल और सीपीआई और सब मिले जुले एक सही है सब, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे ये बात होती है ना कि बिहार तो लेने मतलब इट हैज बीन कॉल्ड एज लेनिनग्राड ऑफ ईस्ट, यानी कि पूर्व का लेनिनग्राद इसको माना समझा जाता रहा है। तो ये उनकी भी तो ये जो एक निरंतर संघर्ष की प्रतिक्रिया है। और जो उनकी और जो एक जो है ना वो उसकी अवधारणा है, उसके साथ में जन शत्रु की अवधारणा है। तो ये इन सब चीजों के घालमेल ने जातियों के संघर्ष को इतना बढ़ाया, जैसे आपको तो बहुत सारी घटनाएं याद होगी कि आर्मी बन गई, जातियों की आर्मी बन गई, ब्राह्मणों की आर्मी हो रही है, राजपूतों की आर्मी हो रही है और दूसरे लोगों की आर्मी बन रही है। और उनके और ये सब कुछ एक एक सामूहिक हत्याओं का दौर चला कि गांव में जा रहे हैं 30-40 लोगों को खड़ा करके गोली मार दी या कि उनके गले रेत दिए गए। और ये घटनाएं आती रही। लेकिन इसमें जो एक सिर्फ अ, आपसे मैं आपको तो याद होगी बहुत सारी बातें कि ये पढ़ने में आ रहा है, बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि जंगल राज को और लालू जी को बचाने में, उनके केस को देरी करने में श्रीमान स्वर्गीय आई के गुजराल साहब का बड़ा हाथ था। जी, उन्होंने सीबीआई के डायरेक्टर को बुला के कहा कि आप इसको धीरे, मतलब ये हो क्या रहा है कि जितने भी सब लोग तथाकथित अपने आप को बुद्धिजीवी, अच्छा लोग उनको बुद्धिजीवी, वो एक गुंडा तंत्र को लगातार, और वो लोग जो कुछ मुख्य रूप से आरोपी हैं, आज भी तो देखिए ना कि उनको सर पे उठा के कितने लोग नाच रहे हैं। मतलब हुँ, कहाँ जंगल राज, कहाँ एक मतलब एक पूरे प्रदेश पे कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। मतलब वहाँ पे सारे की सारी फैक्ट्रियों को भगा दिया गया है, तो कितने करोड़ों लाखों लोग अब विवश हैं अपनी जीविका बिहार के बाहर। ये कितना बड़ा त्रासदी है। इसके ऊपर कोई लेख अधिकतर लिखने में नहीं आया है, बल्कि जितने भी भारत के जो तथाकथित बुद्धिजीवी माने जाते हैं, पेंटर हैं, आप तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं, वो आज भी लालू को सर पे उठा के नाचते हैं। मतलब एक चार, मतलब जिसने एक पूरे प्रदेश को नष्ट कर दिया। ये क्या समझ है, मतलब ये देखिए आज भी उनका स्तुतिगान हो रहा है कि भाई जंगल राज के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, वो फिर जो है वो मतलब ताल ठोक करके मैदान में उतर चुके हैं। और इसको बहुत ही सामान्य माना जाए, बल्कि बल्कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में क्या कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि भाई आपको आपके ऊपर जब अपराध सिद्ध हो रहे हैं उसके बाद भी राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, उसके बाद भी इलेक्शन। जी, देखिए मेरे ख़्याल में एक बहुत सीधी-सी बात तो ये है जो सभी लोगों को जिसमें कहीं किसी प्रकार की विवाद की या कहना चाहिए कि विरोध की गुंजाइश नहीं है। वो ये है कि सांस्कृतिक सामाजिक जो जीवन मूल्य हैं, जो संविधान जिनका आधारभूत जिनकी गवाही देता है और जिसको हम मानते हैं, उनमें हम राजनीतिक चिंतन को, राजनीतिक विचारधारा को, राजनीतिक व्यवहार को, राजनीतिक दलों को और राजनीतिक कल्चर को एक जनतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। यहाँ स्पष्टतः कहा जा सकता है कि यदि जनतंत्र की बात कर रहे हैं, उसके साथ किसी न किसी रूप में कहीं यदि समाजवाद भी जोड़ दिया गया है, बाद में परिवर्तन करके भारत के संविधान को हमने समाजवाद को भी उसमें जोड़ दिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। समाजवाद भी एक पद्धति है और निश्चित रूप से जो भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक जीवन मूल्य हैं, उनमें बदलाव की अपेक्षा समाजवाद से की जा सकती है, एक नई अवधारणा है। जो भारतीय जनतंत्र में शायद किसी दूसरे रूप में रही हो,
किंतु स्पष्ट रूप से राजनीतिक चेतना के रूप में समाजवादी पार्टियों ने बाद में इस नई अवधारणा को मान्यता दी और उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव ने या लोहिया जी ने और इन लोगों ने बाद में इनका आगे विकास किया। उसी रास्ते पर बाद में कुछ पार्टियां समाजवादी पार्टियां चली और ये